हेलो दोस्तों, प्रयाग स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का दूसरा सेकंड लेक्चर बनाने जा रहा है। अपन इसमें देखेंगे हिंदी भाषा का क्रम, हिंदी भाषा कैसे हमारी भाषा बनी। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि हमारे पीवी ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, जो हमारे एग्ज़ाम में एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए, उसके लिए। तो अगर देखा जाए इसमें, तो सबसे पहले हमारा जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है, क्या हमारी हिंदी पहले जैसे अभी हिंदी है वैसी थी? नहीं, ऐसी हिंदी नहीं थी। हमारी हिंदी जो हिंदी है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, सबसे पहले अपन जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कोई भाषा नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी। उनकी जो भाषा थी वो सांकेतिक भाषा थी, ठीक है ना। जिस प्रकार हम अलग अलग इतिहास को बांट के पढ़ते हैं, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में अलग अलग बांट के पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जिन चीज़ों का हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, हम उसे प्रागैतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिल चुका है लेकिन हम उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल, जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसको हमने उसको पढ़ भी लिया है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हमें उनकी लिपि मिली है, हमें उनकी भाषा मिली है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके अभी तक, ठीक है ना। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जैसे ही आर्य लोग आए, तो आर्य जब भारत में आए तो उनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत, और इस भाषा की लिपि जो थी वो लिपि थी देवनागरी, जो कि हमारी हिंदी भाषा में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले जो भाषा आई थी वो हमारे भारत के अंदर देखें, हिंदी भाषा का सबसे पहले हिंदी भाषा का क्रम अगर हम देखें तो हमारी सबसे पहले जो भाषा आई थी वो संस्कृत की थी, और जो कि वैदिक संस्कृत थी। उस संस्कृत को क्या कहते हैं हम? वैदिक संस्कृत, जो कि 500 से 800 ईसा पूर्व ये हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो चली थी, लगभग हम देखते हैं ये 1500 से लेके, ठीक है ना, 2400 से लेके 2400 ईसा पूर्व से लेके 2400 ईसा पूर्व से लेके ये लगभग 1000 ईसा पूर्व तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमारे जो आर्य लोग आए थे, वो लोग वैदिक भाषा, जो कि हमारी संस्कृत भाषा थी, उसी भाषा में हमारे वेद लिखे गए। और वेदों की संख्या है 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है जिसमें ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 वेद जो लिखे गए थे वो लिखे गए थे हमारी संस्कृत भाषा में। संस्कृत ये जो है ना, एग्जाम में कभी कभी हमारी हिंदी भाषा का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हिंदी भाषा का जो क्रम है वो किस प्रकार है, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा का जो सबसे पहले हमारी भाषा आई थी वो थी हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद जो दूसरी जो आई हमारी, वो आई लौकिक संस्कृत, जो कि हमारी लगभग 500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 500 ईसा पूर्व के बाद से ये हमारी लौकिक संस्कृत आई थी, ठीक है ना। 500 या 800 के बाद में और लगभग 500 ईसा पूर्व के लगभग में ये हमारी लौकिक संस्कृत आई थी। और इसी लौकिक संस्कृत में हमारी रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए, ठीक है ना। लौकिक वैदिक संस्कृत से मतलब हुआ जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया, और लौकिक संस्कृत मतलब जिनको लोगों ने पढ़ा, लोगों ने जाना और लोग उसको समझ पाए, वो हमारी जो वो कहलाई लौकिक संस्कृत, ठीक है ना। दोस्तों, हिंदी का कोई अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं था। हिंदी जो भाषा आई वो संस्कृत से ही बिगड़ कर आई। अपन देखते हैं हिंदी का जो हमारी शुद्ध भाषा थी ना, वो संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा आई। हिंदी भाषा को हम देखें ना तो एक अपभ्रंश के रूप में देखते हैं। अपभ्रंश मतलब ये बिगड़ के बना। हिंदी में अपन देखते हैं अलग अलग तरीके के शब्द आए, उसमें तत्सम शब्द हैं जो कि हिंदी के मिलके डायरेक्ट संस्कृत से उठा लिए जाते हैं। तद्भव शब्द, जिनको हम संस्कृत से बिगड़ के जिन शब्दों का हम
बना लेते हैं उनको तद्वत, जैसे प्रस्तर का पत्थर हमने बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद देशज शब्द जिनका कोई भी मूल मतलब नहीं होता उन्हें देशज शब्द कहते हैं, विदेशज शब्द, ठीक है ना। इस तरीके से हिंदी में अलग अलग भाषाओं को, जैसे हमारे में उर्दू भाषा का हिंदी में विकास हो गया, फारसी आ गई, पुर्तगाली शब्द भी हैं, अंग्रेजी शब्द, इस तरीके से हमारी हिंदी कोई खुद की कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब हिंदी का विकास हुआ तो हिंदी विकसित हुई, लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत महाकाव्य आए थे। इसके बाद लौकिक संस्कृत से जो अगली हमारी हिंदी भाषा का विकास है वो पाली भाषा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो बौद्ध जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया था, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो हमारा जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध, जिसका बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी, उसी में आगे जब हमारा बौद्ध साहित्य लिखा गया, ठीक है ना, तो 3 जो पिटक लिखे गए थे, सुप्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना, इस तरीके से जो पिटक लिखे गए थे वो बौद्ध साहित्य कहलाया, ठीक है ना। अब बौद्ध पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं अशोक के कुछ शिलालेख हैं जिनमें भी हमें पाली भाषा देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारी अगली भाषा का विकास हुआ था वो आई थी प्राकृत भाषा। पाली भाषा से अगली जो प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था जैन साहित्य में। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ठीक है। लेकिन इसके महत्वपूर्ण जो रहे हैं वो रहे हमारे महावीर जैन। महावीर जैन के बाद जो जैन साहित्य लिखा गया था वो जैन साहित्य लिखा गया था प्राकृत भाषा में। तो पाली भाषा से बिगड़ के कौन सी भाषा बनी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा से बिगड़ के बना हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का मतलब होता है, अप मतलब पहले से, अप मतलब होता है पहले से, और भ्रंश मतलब टूटना या बिगड़ना, ठीक है ना। तो अपभ्रंश मतलब प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से और भी टूटी और ये अवहट्ट हो गई, और अवहट्ट से हमारा भाषा का विकास हुआ हिंदी का। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ? हिंदी का विकास संस्कृत की अपभ्रंश से हुआ है। और हिंदी जो हमारी भाषा लिखी गई है वो भाषा लिखी गई है किस लिपि में? वो उसकी लिपि लिखी गई, उसको लिपि मानी गई देवनागरी, जो कि हमारी संस्कृत। देवनागरी लिपि क्या होती है? जिसमें हम किसी भाषा को लिखते हैं या साहित्य को लिखा जाता है उसे हम लिपि। जैसे हम जानते हैं कि हमारी देवनागरी जो लिपि है ना वो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। कैसे? बाएं से दाएं तरफ, इस तरफ, ठीक है ना। लेकिन अपन देखते हैं हर भाषा का लिपि, जैसे अपन देखते हैं किसी लिपि में का अपन ने ऐसा बनाया तो ये हमारी हिंदी की लिपि हो गई, ठीक है ना दोस्तों। मान लो कि हम किसी और भाषा में का कुछ इस तरीके से बनाते हैं, उर्दू हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसमें ये उसकी लिपि हो जाती है, ठीक है ना। जैसे हम रोमन, अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन लिपि। तो रोमन लिपि में हम का को क्या के लिख देते हैं, तो ये उसकी लिपि हो गई रोमन, ठीक है ना दोस्तों। तो हिंदी की जो लिपि आई थी वो आई थी देवनागरी, ठीक है ना। देवनागरी लिपि लिखी गई, और जो हिंदी आई हमारी ये अपभ्रंश से बिगड़ के हमारी हिंदी का विकास हुआ। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है कि हिंदी का विकास किस तरीके से अपन दर्शा सकते हैं? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। तो ये तो हो गया हमारा हिंदी भाषा का विकास, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें लगभग हमारे देखते हैं इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं है। हमने कुछ अब इधर देखें तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि हिंदी भाषा के परिचय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आए हुए एग्जाम में है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जीके में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हिंदी में भी। तो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राष्ट्रीय राजभाषा बनाया गया था, जो कि हमारे संघ में शामिल। ध्यान रखना, भारत राज्यों का एक संघ है,
राज्यों का एक संघ है। तो 14 सितंबर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा गया है हिंदी को संघ में कब राजभाषा, हिंदी को कब संघ में शामिल किया गया या राजभाषा कब बनाया गया। दोस्तों राजभाषा शब्द यहां पे ध्यान रखना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हमारे संविधान में, ये आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, संविधान में हमारी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अनुसूची जो हमारी 8वीं अनुसूची है, अनुसूची 8 जोड़ी गई थी जिसमें 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। 22 मूल जब हमारा संविधान बना तब इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में और भाषाओं 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। इनका क्रम हम देखेंगे कब जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, यहां से भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखें तो हमारी ये राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हमारे संविधान में अलग अलग भाषाओं को दर्जा दिया गया, क्योंकि इसे राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं बना। पहले जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन होते थे तो अधिकतर जो हमारे समाचार पत्र और जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होते थे वो हिंदी भाषा को ही मानकर होते थे। तो बहुत इसका मतलब समर्थन हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें बहुत से लोगों का मत था कि हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं, हालांकि देखा जाए तो जितनी भी हमारे देश में अधिकतर जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें चाहे पंजाबी हो, चाहे मराठी हो, चाहे जो उत्तर में हिंदी भाषा हो, ये सब हिंदी से ही इनका अस्तित्व रूप में आया है, ठीक है ना। जिसमें अपन देखें खड़ी बोली में हम अपन देखते हैं हिंदी की खड़ी बोली हो गई, अवधी हो गई, ब्रज भाषा हो गई, ये सब बोलियां भी हिंदी से ही विकसित हुई हैं। लेकिन मूल जो हिंदी है हमारी, वो हिंदी हमारी संस्कृत से मिलकर बनी। तो हिंदी को देखते हैं तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें हमारे जो भी सरकारी कामकाज किए जाते हैं वो हिंदी में किए जाते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की भी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो जितने भी सरकारी कामकाज किए जाते हैं हमारी राजभाषा भी हिंदी है और राजकीय भाषा, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा भी हिंदी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हिंदी के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 343 में राजभाषा शब्द का उपयोग किया गया है। राजभाषा शब्द आया है किसमें? आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 343 के अंतर्गत ही हिंदी हमारी राजभाषा है और इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 343 में। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया था। आर्टिकल 343 और लिपि जो है हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है ना। लिपि कौन सी है हमारी? लिपि भी कभी कभी पूछी जाती है, हिंदी किस लिपि की वो है, कौन सी लिपि है हिंदी की? देवनागरी लिपि है, ठीक है ना दोस्तों। लिपि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है ना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। अब हम जब भाषा को पढ़ेंगे ना, जब हम आगे भाषा देखेंगे तो उसमें हम राजभाषा देखेंगे, राष्ट्रीय भाषा देखेंगे, मातृभाषा देखेंगे, ठीक है ना, बोली देखेंगे, उपबोली देखेंगे, इनको देखेंगे। तो अभी ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, ठीक है ना। हमारे देश में, भारत के अंदर 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। वो है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये IMP क्वेश्चन है। अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा किन 2 राज्यों में मिला है? नागालैंड और मिजोरम में को अंग्रेजी, यहां पर राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, कौन से भारत का ऐसा राज्य है जिसमें अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है या जहां पर अंग्रेजी ही बोली जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड और मिजोरम में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो भारत के अंदर प्रथम जो देखा जाए तो जितने भी हिंदी भाषी देश है ना, विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। जितने भी हिंदी भाषी देश है, जिसमें मॉरिशस हुआ, फिजी द्वीप हुआ, अभी जो 2021 का हिंदी सम्मेलन हुआ था वो फिजी में हुआ था। ध्यान रखना, प्रथम हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 1975 में नागपुर में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। पिछला जो भारत के अंदर हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल में हुआ था, 10 से 14 सितंबर के बीच। अभी पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1975 में नागपुर में हुआ था। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य था पद्मावत, और इसके लेखक भी इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी,
ठीक है ना दोस्तों। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो कि हिंदी भाषा, ठीक है ना दोस्तों, संस्कृत से लिखा गया है। इसमें अपन देखें कि संसार का, ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य था, लेकिन अगर देखा जाए विश्व का प्रथम महाकाव्य, आदि महाकाव्य यानी कि प्रथम महाकाव्य रामायण था। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि है और रामचरितमानस जो कि खड़ी बोली में अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसके रचयिता हैं रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होके रामायण को क्या लगा देते हैं, रामायण को लगा देते हैं तुलसीदास, जबकि तुलसीदास ने जो लिखी है वो लिखा गया है रामचरितमानस। ठीक है ना दोस्तों, इसमें उन्होंने दोहा का उपयोग किया है, छंद का उपयोग किया है, सोरठा का उपयोग, इसमें अलंकार, ठीक है ना, इन चीजों का ज्यादातर यूज हुआ, छंद का यूज हुआ है, ठीक है ना, छंद का उपयोग हुआ है। तो यहां पर देखा जाए तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा रचित है, और विश्व का आदि महाकाव्य जो कि रामायण है, और रामायण के रचयिता कौन माने गए हैं? वाल्मीकि को रामायण का रचयिता, जो कि आदि कवि यानी कि प्राचीन कवि यानी कि प्रथम कवि माना गया है इनको। विश्व का आदि कवि, आदि महाकाव्य है रामायण, जिसके रचयिता है वाल्मीकि। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है अधिकतर। ये मैंने सारे जो 11 क्वेश्चन लिए हैं, ये इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनकी बनने की संभावना 100% रहती है। हिंदी का जो सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य हो गया महाभारत, जिसके रचयिता है वेदव्यास, और महाभारत के अंदर ही गीता जो है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने गए हैं? मैथिली शरण गुप्त माने गए हैं भारत के प्रथम राष्ट्र कवि। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन अभी यूपीएसआई के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है सुमित्रा नंदन पंत को, और इन्होंने रचना की थी चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? इन्होंने चिदम्बरा नामक एक रचना की थी। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, बहुत सी भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, अंग्रेजी की भाषा में भी दिया जाता है, उर्दू में भी दिया जाता है, संस्कृत, ठीक है ना। इस तरीके से हिंदी भाषा में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का, आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? मीरा का नाम तो आप सबने सुना होगा, ठीक है ना। आधुनिक युग की मीरा को कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है ना दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम तो आपने अच्छे से सुना होगा। इन्होंने बहुत सी ऐसी रचनाएं, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी रचनाओं का, इनने वीर रस में गाती थी ये, ठीक है ना। तो आधुनिक युग की मीरा जो कहा जाती है वो महादेवी वर्मा कहा जाती है। इस तरीके से हमारे ये इंपॉर्टेंट IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इनको, ये कुछ क्वेश्चन थे। हमने भाषा का विकास देखा, ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे हिंदी का अगला जो हमारा रहेगा वो भाषा से ही संबंधित लेक्चर रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसको आप थोड़ी सी क्वालिटी इसकी बढ़ाकर देखना, लगभग 360, 300, 400 में मेगापिक्सल में इसको देखना, तो ये क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ से आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, इसमें से एक प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। धन्यवाद।